हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है गवर्नमेंट स्कूल की उससे कराऊंगी। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इस चैप्टर के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। ठीक है, चलिए आज इससे करते हैं। इस वाली बुक से भी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक कर लिए थे, बीच के कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किए क्योंकि वो आपके पास सिलेबस में नहीं है। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -2 एंड -3, 4। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट बताने हैं किसके ट्राइसेक्शन के, जो इन लाइनों के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जैसे अगर मैं इसके एक यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लूँ, ये मैंने वो लाइन सेगमेंट बना ली अपनी ए बी। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स दोनों मुझे दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं, 1 और -2 दे रखा है। लिखा है ना जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो वो यही है। तो 1 और -2 दे रखा है और -3 और 4 दे रखा है। अब ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में बटाइए, तो इसको बांट दिया मैंने, हो गए ना 3 पार्ट्स। इसको मैंने नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। तो मुझे इस क्वेश्चन में ना सी और डी के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलो लेट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ए बी मान लिए और इसके कोऑर्डिनेट मैंने सी डी मान लिए। तो यहाँ लिख देते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने ए और बी माने हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी वो मैंने यहाँ पर क्या माने हैं, सी और डी माने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी फाइंड करते हैं, उसके बाद डी फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो जो ये सी पार्ट है, अगर आप यहाँ देखो तो रेशो आप आसानी से निकाल सकते हो, ए सी और सी बी। तो ये 2:1 में डिवाइड 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना। ये 1 पार्ट है और यहाँ पर ये 2 पार्ट है, तो 1:2 में ही तो डिवाइड कर रहा है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो जो ए सी है और जो सी बी है, इनकी रेशो कितनी है आपके पास, 1:2 है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ m1 की वैल्यू 1 हो गई है, m2 की वैल्यू आपके पास 2 हो गई है, और x1 x2 तो आपके पास यही है, x1 y1 ये है और x2 y2 आपके पास ये है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास -3 हो जाएगी, y1 की वैल्यू आपके पास -2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर a इज़, क्योंकि a है ना इसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी, तो a इज़ इक्वल्स टू में आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही y के लिए तो b माना है हमने उसे, तो वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में आ जाएगा यहाँ m1 प्लस का m2। ठीक है, अब a ऐसे ही रहने दो, m1 की जगह 1 लिख दिया, m2 की जगह -3 लिख दिया, m2 की जगह 2 लिख दिया, और x1 की जगह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x1 की जगह हमने यहाँ 1 लिख दिया, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2। क्लियर है यहाँ तक? कहीं भी डाउट होना कमेंट करके पूछ लेना। तो ये हो जाएगा -3 + 2 अपॉन में 3, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए -1/3, a के पॉइंट आ गया। अब b वाला देखते हैं, m1 हमारे पास 1 है यहाँ पर, y2 हमारे पास 4 है, m2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास -2 है, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2। तो b आ जाएगा 4 - 4/3, इसका मतलब 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c निकल गए आपके, वो यहाँ लिख देते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आपने क्या माना था, उनको ए और बी तो माना था, तो वो निकल गए आपके -1/3 और 0। ठीक है, चलिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो अब अगर आप देखें तो आपकी रेशो क्या हो जाएगी, अब डी की बात कर रहे हो तो ए डी और डी बी 2:1 में डिवाइड हो गया है। अब 1:2 नहीं रहेगा, अब 2:1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि जो हमारा ए डी है, रेशो जो हमारा डी बी है वो कितना है हमारा, 2:1 है। तो
चेंज हो जाएगा। अब m1 अब आपके पास 2 हो जाएगा और m2 जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा। बाकी x1 x2 सब चीज़ सेम रहेंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगी, वो जो ऊपर वाले में थी वैसी ही रहेंगी। y1 आपके पास -2 है, y2 आपके पास 4 है। क्लियर है? चलिए अब इसके d के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने c और d माने थे, है ना। तो c इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही, आप एग्जाम में लिख के आना। तो m1 है आपके पास 2 और x2 है आपके पास -3 प्लस m2 है 1 और x1 है आपके पास 1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक आपने d माना था तो m1 है 2, y2 है 4, m2 है 1 और y1 है आपके पास -2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2 + 1। ठीक है, तो c हो जाएगा यहाँ पर -6 + 1 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा -5 अपॉन में 3। और d क्या आ जाएगा 2 4 जो 8 -2 अपॉन में 3, इसका मतलब 6 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके यहाँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, तो वो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर -5/3 और कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में, ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स बताने थे वो हमने यहाँ पर बता दिए। कहीं भी डाउट होना इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास यहाँ पर, द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3, 4, 4, 1 एंड 2, 0। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स। आपको जो ट्राइंगल की वर्टिसेस है ना वो आपको बतानी है। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें और इसके पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 24। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया है सबसे पहली बात। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया अपना A, B और C। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया, इसको मैंने अपना x2 y2 मान लिया और इसको मैंने अपना x3 y3 मान लिया। अब इसके तीनों मिड पॉइंट्स जो हैं, तीनों साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, मैंने इसको P मान लिया है तो वो मुझे दे रखा है, एक था मेरे पास 3 और 4, इसको मैंने Q मान लिया वो मुझे दे रखा है 4 और 1, और इसको मैंने R मान लिया वो मुझे दे रखा है 2 और 0। देखो ये तीनों दे रखे हैं 3 4 4 1 2 0, तीनों मैंने यहाँ मान लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहली बात हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन लाइन ए बी। मैं ए बी के ऊपर अप्लाई कर दूं तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये x और y ये है आपके पास, तो ये आपको 3 गिवन है, x1 नहीं पता, x2 नहीं पता, अपॉन में 2 ऐसी है। यहाँ से आपके पास x1 प्लस x2 की वैल्यू निकल गई 6। सेम ऐसी y आपको 4 गिवन है, y1 प्लस y2 आपको नहीं पता, ये 2 ऐसी है। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास निकल गई यहाँ पर 8। ठीक है, इसको आप अपनी इक्वेशन 1 और इसको आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो फिलहाल के लिए। ठीक है ना, अब आप साइड लो दूसरी ए बी वाली। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, कोई सी भी ले सकते हो, ए बी लो, ए बी तो हमने ले ली, बी सी लो या ए सी लो। तो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन लाइन। अब मैं ए सी पे कर दूँ पहले। ठीक है, तो अगेन अब फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इसका मतलब 2 इज़ इक्वल्स टू में x1 प्लस x3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और y के लिए अगर मैं देखूँ तो 0 इज़ इक्वल्स टू में y1 प्लस y3 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल्स टू में x1 प्लस x3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 इज़ इक्वल टू में y1 प्लस का y3। अब आप पता है यहाँ से क्या करो, वैल्यू निकाल लो x1 की, तो वो हो जाएगा 4 माइनस x3 इज़ इक्वल्स टू x1। ठीक है, और यहाँ से क्या करो y1 की निकाल लो, तो इसको मैं ये कह सकती हूँ ना माइनस का y3 इज इक्वल टू y1। ठीक है, अब ये x1 और y1 की वैल्यू ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप पुट कर देना। तो अभी हम नीचे पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, और इसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है,
इनको भी आप कोई इक्वेशन मान सकते हो। मैंने इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इसको इक्वेशन 5 माना है। अभी बताऊंगी इसे 4 क्यों नहीं माना, क्योंकि अभी हमारी एक और लाइन है ये BC, उस पर भी अप्लाई करना है। तो अब यहाँ लिख देते हैं अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन लाइन BC। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 4 और 1 है और x2 और y2 की बात हो रही है, तो इसका मतलब 4 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर x2 प्लस x3 अपॉन में 2, तो यहाँ आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू में 8। और 1 की बात थी, 1 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगा दूँ मैं, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y3। अब आप ऐसा करो, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लो तो 8 माइनस x3 आ जाएगी, और यहाँ से क्या करो y2 की वैल्यू निकाल लो तो वो आपके पास आ जाएगी 2 माइनस का y3। क्लियर है? इसको मैंने अपनी इक्वेशन 4 मान ली और इसको अपनी इक्वेशन 6 मान ली, और इनको भी मैंने क्या किया, पुट कर दिया इक्वेशन 1 में ही, पुट इन इक्वेशन 1, और इसको पुट कर दिया पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि y की इक्वेशन 2 ही थी ऊपर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 आपके पास है यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। अब पहले वो लिखो यहाँ पर, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू में 6। अब आपने यहाँ से दो वैल्यूज निकाली है, x1 की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाली है 4 माइनस का x3, और x2 की वैल्यू यहाँ से निकाली है इक्वेशन 4 से 8 माइनस का x3 इज इक्वल टू में 6 ऐसी है। 8 प्लस 4 12 माइनस का 2x3 इज इक्वल टू में 6। अब 12 माइनस 6 इज इक्वल टू में 2x3 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास 6 इज इक्वल्स टू में 2x3, यहाँ से आपकी x3 की वैल्यू निकल गई 3। ठीक है, सेम ऐसे इक्वेशन 2 अपनी यहाँ पर लिखो पहले आप, तो वो आपके पास यहाँ पर थी इक्वेशन 2 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। दोनों की वैल्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो y1 की वैल्यू आपने इक्वेशन 5 से निकाली माइनस का y3, और y2 की वैल्यू आपने इक्वेशन 6 से निकाली है 2 माइनस का y3 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर माइनस का 2y3 इज इक्वल्स टू में 6। तो y3 की वैल्यू अगर आप देखो तो वो आपके पास यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस का 3 आ रही है। अब इन वैल्यूज़ को जो और इक्वेशंस बनी है उसमें पुट कर सकते हैं हम। x3 की वैल्यू 3 है, तो देखो अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिख दो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 3। तो अब अगर हम अपनी इक्वेशन 3 यहाँ पर देखें तो इक्वेशन 3 हमारे पास है यहाँ पर 4 माइनस x3 इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक और जगह x3 रख सकते हो इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 3 एंड 4 लिख दो। तो इक्वेशन 4 आपके पास है यहाँ पर 8 माइनस x3 इज इक्वल्स टू x2। अब 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तीनों वैल्यूज निकल गई। सेम ऐसी y की निकालते हैं, तो इक्वेशन देखते हैं पहले। तो y3 आपके पास 5 और 6 में है, तो लिख दो इसको यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, अब इक्वेशन 5 है आपके पास, वो है आपके पास माइनस का y3 इज इक्वल टू में y1। अब y3 की वैल्यू आपको माइनस 3 पता है, इज इक्वल टू में y1, तो y1 आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। इक्वेशन 6 है आपके पास y2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y3। ठीक है, y2 ऐसी है इज इक्वल्स टू 2 माइनस y3 की वैल्यू है माइनस का 3, तो y2 आपके पास आ जाएगा 5। सारी वैल्यूज निकल गई। चलो अब कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के थे x1 y1, बी के थे x2 y2, और सी के थे आपके पास x3 y3। वैल्यूज को पुट करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो अगर आप यहाँ से देखो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की 5 है और x3 की 3 है, तो 1 है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, अब y1 y2 y3, y2 की तो यहीं से दिख रही है 5 है, y1 की हमारे पास 3 है,
और y3 की -3 है। निकल गए। आपको क्या करने थे, ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने थे, वो यहाँ पर निकल गए। क्लियर है क्वेश्चन 24? कहीं भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। कह रहे हैं अ सर्कल हैज़ इट सेंटर एट 4 4। सर्कल का एक सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। इफ़ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज़ 4 और 0, अगर एक एंड डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। तो जो उसका दूसरा एंड है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे हम यहाँ पर? सबसे पहली बात ना, हम यहाँ पर वो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने रैंडमली बना लिया है, ठीक है ना, आप प्रॉपरली बनाइएगा। ये सेंटर है, मुझे इसके पॉइंट्स दे रखे थे, वो थे 4 और 4, और इसको मैंने ए और बी मान लिया। एक एंड के दे रखे हैं, आप किसी के भी लिख सकते हो, मैंने इसके लिख लिया, आप चाहो तो बी वाले के भी लिख सकते हो। इसको मैंने लेट कर लिया x2 y2, ठीक है, ये मेरा x और y है, ठीक है, ये मेरा x1 y1 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड बी, क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे x2 y2 होंगे। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, x1 मुझे 4 पता, x मुझे 4 पता है, x1 भी मुझे 4 पता है, x2 मुझको नहीं पता है, वो ऐसे ही रहने दिया। तो 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। y की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो y मुझे यहाँ पर 4 पता है, y1 मुझे 0 पता है, y2 मुझे नहीं पता है, तो 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू में y2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स के आ गए आपके पास यहाँ, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 4 और 8। क्लियर है? ये था आप पे क्वेश्चन 25। कहीं भी दिक्कत होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज की क्लास में बस हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे, 23, 24, 25। अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के रह रहे हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।